पावर सेक्टर इंक्वायरी कमेटी के सरबराह मोहम्मद अली को अंदाज़ा न था कि वो दरिया में रहते हुए मगरमच्छों से बेल ले रहे हैं। वो अपने तय मुल्क की खिदमत कर रहे थे और कनाडा से वापस आए थे। कुछ अर्सा पहले उन्हें एसईसीपी का चेयरमैन बनाया गया था, लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि जो लोग उन्हें पाकिस्तान में आला ओहदे देते हैं या दिलवाते हैं, उनके पीछे मुक़द्दस मुल्क की भलाई नहीं होता, बल्कि वो ज़ाती काम, कारोबार का फ़रोग़ और लंबे हाथ मारना चाहते हैं। सवाल यह है कि मोहम्मद अली का नाम कैसे सामने आया कि उन्हें पावर सेक्टर में होने वाली बदमाशियों और 30 साल से जारी करप्शन पर कमेटी का सरबराह बना दिया जाए। हुआ कुछ यूँ कि अगस्त 2019 में चंद बड़े बिजनेसमैन उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा से मिले। जनरल बाजवा ही अहम मामला को देख रहे थे। जैसे नवाज शरीफ कभी 2013 में वज़ीर आज़म बनकर हुकूमत अपने समधी इसहाक डार के हवाले करके दुनिया के 100 से ज़ायद ममालिक के सैर पर निकल गए थे और अपने तकरीबन 4 साल इक़्तिदार में वो 400 दिन पाकिस्तान से बाहर रहे, जिसमें लंदन के 22 दौरे भी शामिल थे। पीछे हुकूमत इसहाक डार चलाते थे। और तो और बड़े इमाम और दाता दरबार लंगर कमेटियों के सरबराह भी इसहाक डार थे। यूँ समझ लें कि नवाज शरीफ का नाम चलता था, मगर हुकूमत डार साहब चलाते थे। यही मॉडल अब भी चल रहा था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान थे, लेकिन हुकूमत जनरल बाजवा चला रहे थे। जहाँ खान साहब अपने यार दोस्तों को वज़ारतों से नवाज रहे थे, वहीं बाजवा साहब भी बहुत से नाम उन्हें दे रहे थे, जो उनके ख्याल में हुकूमत चलाने के लिए मुफीद होंगे। जनरल बाजवा का ख्याल था कि इमरान खान और उनकी टीम नातजुर्बेकार है। अगर उनकी मदद ना की गई तो नाकामी का नज़ला फ़ौज पर गिरेगा। लिहाजा वो किसी सूरत अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि इमरान खान नाकाम हो। यूँ जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ने सब काम अपने हाथ में ले लिए थे। नतीजा ये निकला कि खान साहब ने कभी हुकूमत का बोझ महसूस ही नहीं किया और ना ही सीखने की कोशिश की। खान को तसल्ली थी कि मेरे 2 बड़े भाई बेटे हैं, वो सब संभाल लेंगे। यूँ जनरल बाजवा ने रेगुलर इजलास मुनक़द करना शुरू कर दिए। एक हफ्ते वो अहम बिजनेसमैनों को बुलाते, तो अगले दिन सहाफ़ियों और टीवी एंकर्स का जत्था रात के बुला लिया जाता। तो अगले रोज़ इमरान खान की काबीना के वज़ीरों का गिरोह अपने अपने वज़ारत की फ़ाइलें उठाकर उन्हें ब्रीफिंग दे रहा होता था। खान के वज़ीरों और बिजनेसमैनों को आमने सामने बिठाकर भी ब्रीफिंग, सवाल व जवाब के सेशन होते थे। जनरल बाजवा की एक बड़ी खूबी थी कि वो बड़ी देर तक गुफ्तगू करने की सलाहियत रखते थे। अक्सर वो बोलते रहते और दूसरे सुनते रहते, लेकिन वो तल्ख़ सवालात का जवाब भी तहम्मुल से देते थे। खैर, इस दौरान पावर सेक्टर के मामलात गंभीर होते जा रहे थे। सर्कुलर डेट सर पर सवार था। बिजली के बिल बढ़ना शुरू हो गए थे, क्योंकि डॉलर का रेट एक साल में 110 रुपये से 160 रुपये क्रॉस कर गया था। मायदों के तहत बिजली के यूनिट्स को डॉलर रेट्स के साथ जोड़ दिया गया था। लिहाजा धीरे धीरे लोगों की चीखें निकलना शुरू हो गईं। मसला यह था कि सब प्लान्स बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के एतबार में लगे थे। जरदारी साहब ने 2008 में सदर बनकर रही सही कसर पूरी कर दी, जब उन्होंने किराए के बिजली घर मंगवा लिए और 14% तक एडवांस अदायगियाँ भी रुपयों और डॉलरों में कर दी गईं। इन डॉलरों का स्कैंडल बाद में तुर्की के किराए के जहाज़ की शक्ल में सामने आया, जिसने कुछ मेगावाट्स बिजली भी पैदा नहीं की थी, लेकिन उसे 70-80 मिलियन डॉलर्स के एडवांस अदायगी कर दी गई। कमीशन खाने वालों में वज़ीर-ए-आज़म हाउस के मकीनों से लेकर आज़ाद कश्मीर के साबिक सदर के बेटे और इस वक्त के वाटर एंड पावर सेक्टर के सेक्रेटरी शाहिद रफ़ी तक सब शामिल थे, जिन्हें दुबई में ऑफशोर अकाउंट्स के ज़रिए अदायगियाँ की गई थीं। साबिक सेक्रेटरी पावर शाहिद रफ़ी ने नेब के साथ इतराफ़ी बयान में तफसील से बताया कि करप्शन कैसे हुई और अपने हिस्से के 4 करोड़ रुपए वापस देकर आज़ादी खरीद ली। लेकिन बाद में इस कंपनी ने आलमी अदालत में पाकिस्तान पर मुकदमा करके 100 अरब डॉलर्स का जुर्माना करा दिया था। हुकूमत पाकिस्तान डरी हुई थी कि पावर सेक्टर के माहिदों को छेड़ा तो वो हमारे खिलाफ आलमी अदालतों में मुकदमा दायर कर देंगी और मज़ीद जुर्माने होंगे। इससे पहले भी चंद बड़े मुकदमात हुकूमत पाकिस्तान हार चुकी थी, लिहाजा मुआहदा कैंसिल करने का रिस्क लेने को कोई तैयार न था। ये बात तो अंधे को भी नज़र आ रही थी कि सियासी हुक्मरानों ने ब्यूरोक्रेट्स और अपने फ्रंटमैन मुकामी और ऑफशोर कारोबारियों के साथ मिलकर बहुत महंगे पावर प्लांट्स लगाए थे। कहीं पर भी इन माहिदों में पाकिस्तान की हुकूमत और इसके अवाम के मफादात का ख्याल नहीं रखा गया था। लगता था ये सौदे अनारकली बाजार के किसी दुकानदार ने गाहक के साथ किए थे, जो अपना मुनाफा देखता है, न कि गाहक की जीत या हैसियत। अब जनरल बाजवा और इमरान खान के लिए बड़ा मसला पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट था, जो रोज़ ब रोज़ बढ़ता जा रहा था। जितना टैक्स इकट्ठा हो रहा था, सब पावर सेक्टर को जाना था। इस पर अरबों का मार्कअप अलग से था। पावर प्लांट्स और मालकान का सर और उंगलियां सब कुछ कड़ाई में था। एक दिन जनरल बाजवा की मुलाकात कराची के एक बड़े बिजनेसमैन से हुई, जो हमेशा से GHQ के करीब रहे हैं। वो साहब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बहुत करीब थे। जनरल बाजवा भी उन्हें बहुत अहमियत देते थे कि उनके बारे में तासुर था कि वो कराची के बड़े बड़े बिजनेसमैनों को संभालने की सलाहियत रखते हैं।
کراچی کے بزنس مین عمران خان اور آرمی چیف سے اپنے اپنے بزنس معاملات پر رعایتیں لینے کے لیے ان صاحب کو ہی آگے کرتے تھے۔ اس بزنس مین نے عمران خان اور جنرل باجوہ کو قائل کیا کہ کاروبار اور معاشی ترقی کی راہ میں بڑی رکاوٹ نیب ہے، لہٰذا اس کے پر کاٹ دیے جائیں۔ کاروباریوں کے سر سے نیب کی تلوار ہٹا دی جائے، کیونکہ وہ بیوروکریٹس کسی فائل پر دستخط کرنے کو تیار نہیں تھے اور کام رک گئے تھے۔ حالانکہ شاہد رفیع بھی بیوروکریٹ تھے جنہوں نے ترکی والے کیس میں تگڑا مال بنایا تھا۔ خیر، عمران خان نے صدر علوی سے ایک نیب آرڈیننس جاری کرایا اور کراچی کی ایک تقریب میں کہا کہ نیب کے پر کاٹ دیے گئے ہیں، تاجر اب فکر نہ کریں، کھل کر کھیلیں۔ انہوں نے اس بزنس مین دوست کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اب وہ بھی مطمئن ہوں گے۔ اب وہی عمران خان کے کراچی والے دوست باجوہ صاحب کو بتا رہے تھے کہ پاور سیکٹر میں بڑی گھپلے ہوئے ہیں، جس میں لاہور کے کچھ بڑے بزنس مین بھی شامل ہیں۔ باجوہ صاحب نے پوچھا، یہ کام کون کر سکتا ہے؟ کراچی کے اس بزنس مین نے محمد علی کا نام دیا جو کینیڈا سیٹل ہو گئے تھے۔ اس بزنس مین نے کہا، وہ میرے کہنے پر نہیں آئے گا، آپ کے کہنے پر آئے گا۔ باجوہ صاحب تیار ہو گئے۔ انہیں علم نہ تھا کہ اس تجویز کے پیچھے کیا کہانی تھی۔ کراچی کے اس بزنس مین کے پاس آخر وہ موقع آ گیا تھا۔ اب وہ لاہور کے بینکر کو اس پاور سیکٹر رپورٹ میں فکس کرا سکتا تھا، جس کے پاور پلانٹس بھی تھے اور نواز شریف خاندان کے قریبی سمجھے جاتے تھے۔ ان حالات میں نواز شریف انہیں بچا بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ خود جیل میں تھے۔ اس بینکر نے کبھی کراچی کے اس پراپرٹی ٹائکون کو مشکل وقت میں قرضہ دینے سے انکار کیا تھا۔ لاہور اور کراچی کے دو ٹائکونز کی جنگ چھڑ چکی تھی۔ انرجی ایکسپرٹ محمد علی کو اس کھیل کا علم نہ تھا جب کینیڈا میں انہیں جنرل باجوہ کی طرف سے ایک اہم پیغام ملا۔